पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। केवल एक हमारा सही आंसर है। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बी, जॉब चरनॉक। कौन कलकत्ता का स्थापक था? जॉब चरनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलिकाता जॉब चरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। अतः इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चरनॉक। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बी, जॉब चरनॉक। कलकत्ता किसने बसाया था? डी, जॉब चरनॉक। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चरनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कालिकाता जॉब चरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन भी नहीं माना जा सकता। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बी, मद्रास। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर है। निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों, तो इसमें से तीनों जो टर्म एंड कंडीशन था ये तीनों इंडिया में अप्लाई था, जो कि अब खत्म हो चुका है। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 सालों के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में
एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में असफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजयी ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। सत्रहवीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे त्रिचिनोपोली। 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था केवल त्रिचिनोपोली। भरूच। 17वीं ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था केवल एक, भरूच। 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था भरूच। 17वीं ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था भरूच। सत्रहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से
किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? बी, अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। 1613 ईस्वी में सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। सोलह सौ तेरह ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? डी, 1797। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड।
बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों व फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेले की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेले की संधि से अंत। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेले की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जेवी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता, उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडिस ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? जी, फ्रैंको मार्टिन, कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? B&C, चिंसुरा, हुगली। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगूर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? B, 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है।
यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में से शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि शतवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किया जैसा सूचियों के अंत में दिए गए पुट सही उदाहरण दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश डेन, सद्रास डच। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश डेन, सद्रास डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे सफल 1498 पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने का वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? उपयुक्त सभी में नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डी, कोई भी नहीं है इसमें से। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, गलत। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, गलत। तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती, गलत। कोई भी नहीं।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेज भारत को भी देन नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? टीबी मैकाले। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमसन बेबिंगटन मैकाले। लॉर्ड थॉमसन बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक तथा इतिहासकार 1834 से 1868 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेज को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रथम, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध अंत होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की कम प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग नेतृत्व आदि थे। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ।